गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू क्लास। देखिए गर्ल्स, हम लोग चर्चा कर रहे थे अरब राष्ट्रवाद में मिस्र के स्वाधीनता संग्राम हेतु संघर्ष की, कि मिस्र ने अपने आप को आजाद करवाने के लिए जो संघर्ष किया, या सुधारों के लिए मिस्र में जो उसको संघर्ष करना पड़ा, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो हम लोगों ने जाना था कि मोहम्मद अली ने किस तरह से तुर्की में सुधार किए। ठीक है, इसके बाद हम मिस्र में स्वेज नहर का निर्माण हो चुका था, सैयद पाशा ने करवाया था। उसके पश्चात हम लोगों ने जाना था कि किस तरह इस्माइल पाशा गद्दी पर बैठा, विदेशी ऋण बहुत ज्यादा थे, उनको वो चुकाने में असमर्थ था, अतः उसने क्या किया था, स्वेज नहर का जो शेयर थे वो उसने बेच दिए। स्वेज नहर के जो शेयर थे वो ब्रिटेन ने खरीद लिए। अब ब्रिटेन और फ्रांस का क्या हो गया था, मिस्र में प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, और स्वेज नहर के शेयर दे देने के बाद भी क्या था, विदेशी ऋण मिस्र पर बहुत ज्यादा था। ठीक है, अब इंग्लैंड और मिस्र का प्रभाव इंग्लैंड और फ्रांस का प्रभाव जब मिस्र पर बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना, और ऋण चुकाने में इस्माइल पाशा असमर्थ हुआ, तो इंग्लैंड और फ्रांस ने मिस्र में ऋण वसूल करने के लिए अपने अधिकारियों की नियुक्ति कर दी। ठीक है, जैसे उसने अपने अधिकारियों की नियुक्ति की, इस्माइल पाशा ने इसका विरोध किया। जब इस्माइल पाशा ने इसका विरोध किया तो ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या किया, इस्माइल पाशा को गद्दी से हटाकर और उसके पुत्र तौफिक पाशा को गद्दी पर बिठा दिया। और जैसे ही देखिए तौफिक पाशा गद्दी पर बैठा, तौफिक पाशा जो था वो एक अनुभवहीन शासक था। ठीक है, इस्माइल पाशा का बेटा था तौफिक पाशा, और तौफिक पाशा के गद्दी पर बैठते ही क्या हो गया, मिस्र में दोहरे नियंत्रण की स्थापना हो गई। दोहरा नियंत्रण, इट मीन इंग्लैंड और फ्रांस का प्रभाव क्या हो गया, बढ़ गया। इंग्लैंड और फ्रांस ने क्या देखा कि अब मिस्र हमारा ऋण चुकाने में असमर्थ है, अतः जब उन्होंने ये जाना कि मिस्र हमारा ऋण चुकाने में असमर्थ है, तो उन्होंने तौफिक पाशा पर इस बात का दबाव डालना शुरू कर दिया कि जो मिस्र का आय व्यय का जो हिसाब है उसका नियंत्रण इंग्लैंड और फ्रांस ने क्या कर लिया, अपने हाथों में रख लिया। और ये कहा कि तौफिक पाशा अपने मंत्रिमंडल के साथ मिलकर कोई भी इंग्लैंड और फ्रांस के सलाह के बिना कोई भी निर्णय नहीं लेगा। ठीक है, तो इस तरह क्या हो गया, अब इंग्लैंड और फ्रांस का जो नियंत्रण था वो मिस्र पर और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, प्रशासन के क्षेत्र में मिस्र के अधिकारियों को पदच्युत करके इंग्लैंड और फ्रांस ने अपने अधिकारियों की नियुक्ति कर दी। ठीक है, जिससे जनता में क्या हो गया, असंतोष भड़क गया। ठीक है, एक तो इस्माइल पाशा को गद्दी से हटा दिया गया। ठीक है, और दूसरा अब क्या हो गया, इन्होंने प्रशासन के पदों पर भी किसकी नियुक्ति करनी शुरू कर दी, विदेशी अधिकारियों की नियुक्ति करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो क्या हो गया, मिस्र में एक विद्रोह हो गया, और इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, कर्नल अराबी बे ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, और मिस्र में एक नया विद्रोह शुरू हो गया, अराबी विद्रोह। ठीक है, तो आइए अब हम इस अराबी विद्रोह के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए क्या हो गया था, इंग्लैंड और फ्रांस का जो प्रभाव मिस्र में बढ़ता जा रहा था, इससे क्या हो गई थी, मिस्र की आर्थिक स्थिति दिनों दिन बिगड़ती गई। धनिकों पर टैक्स क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। सैनिकों को कई माह का वेतन नहीं मिला था, इससे क्या हो गया, सैनिकों में भी असंतोष भड़क गया। अतः 1881 में मिस्र वालों ने ही क्या कर दिया, एक आंदोलन कर दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व कर्नल अराबी बे ने किया, इसीलिए इसे अराबी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे जो सैनिक थे उन्होंने भी इन्हीं अराबियों का समर्थन किया, और क्या हो गया, इन्होंने अपनी मांगे रखनी शुरू कर दी। इनकी मांगे क्या थी, सैनिकों की संख्या में वृद्धि की जाए। ये जो विद्रोह करने वाले थे इनका कहना था सैनिकों की संख्या में वृद्धि की जाए, और प्रशासन के क्षेत्र से विदेशियों को बाहर निकाला जाए, विदेशों के हस्तक्षेप को रोका जाए, राष्ट्रीय महासभा की स्थापना की जाए। ठीक है, तो ये जो आंदोलनकारी थे इनका प्रभाव क्या हो गया,
धीरे धीरे बढ़ता गया। ठीक है, फ्रांस क्या था इस समय अपने घरेलू विवादों में या घरेलू मामलों में फंसा हुआ था। ठीक है, और तुर्की का जो सुल्तान था वो इस अराबी विद्रोह को दमाने में क्या था, असक्षम था। ठीक है, और इस समय ये जो आंदोलनकारी थे जिन्होंने अराबी आंदोलन किया था, इन आंदोलनकारियों ने क्या किया, अलेक्जेंड्रिया का दुर्गीकरण कर दिया। कर्नल बे के नेतृत्व में उन्होंने अलेक्जेंड्रिया का दुर्गीकरण कर दिया। ठीक है, इंग्लैंड क्या है इस विद्रोह को, अराबी विद्रोह को क्या करना चाहता था, दबाना चाहता था। ठीक है, तो उसने एक सेना भेजी। 11 जून 1882 को एक उपद्रव हुआ मिस्र में, जिसमें 400 विदेशी क्या हो गए, मारे गए। और अंत में क्या हो गया, 13 सितंबर को तेल उल कबीर का युद्ध हुआ। ब्रिटेन ने अपनी सेना भेजी थी और अलेक्जेंड्रिया पर क्या किया गया, बमबारी की गई। और जो अराबी लोग थे, जो अराबी जिन्होंने विद्रोह किया था, ठीक है, वो क्या हो गया, इस युद्ध में हार गए। और इन सबको क्या कर लिया गया, बंदी बनाकर श्रीलंका भेज दिया और इन्होंने अपना शेष जीवन वहीं पर बिताया। ठीक है, तो ये था पहला विद्रोह, राष्ट्रीयता का मिस्र का पहला विद्रोह। ठीक है, तो अब क्या हो गया, इस विद्रोह के पश्चात ब्रिटेन का अधिकार स्थापित हो गया। ठीक है, और ब्रिटेन ने क्या किया, इंग्लैंड ने 1884 में लॉर्ड क्रोमर को मिस्र का राजदूत बनाकर मिस्र भेज दिया। ठीक है, और लॉर्ड क्रोमर के नेतृत्व में ही मिस्र को क्या बना दिया गया, ब्रिटिश आधिपत्य में ले लिया गया। और अब ये क्या हो गया था, ब्रिटेन का एक तरह से उपनिवेश मिस्र बन गया था। ठीक है, अब क्या हो गया, फ्रांस को इस बात से बहुत धक्का लगा, बहुत दुख हुआ। लेकिन 1904 में एक समझौता हो गया जिसके तहत फ्रांस ने मिस्र पर इंग्लैंड का आधिपत्य क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। अब देखिए, हम प्रथम विश्व युद्ध और मिस्र की बात करते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इस समय प्रथम विश्व युद्ध के समय मिस्र की क्या स्थिति थी। ठीक है, अब देखो क्या हो गया था कि ब्रिटेन चाहता था कि मिस्र से मैं अपनी सेना हटा लूं, लेकिन वो हटा नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसको लगा था कि अगर मैं अपनी सेना हटा लूंगा तो मिस्र में क्या हो जाएगा, उपद्रव हो जाएगा, अव्यवस्था फैल जाएगी। अगर वो अपनी सेना रखता तो उसको यूरोप के जो और राज्य थे वो इसके खिलाफ विद्रोह कर सकते थे। ठीक है, उसका भी डर लग रहा था। ठीक है, अब देखिए, जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो इस समय क्या हो गया, इस युद्ध के कारण, प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो तुर्की साम्राज्य था उसका अंत हो गया। और जो गैर तुर्की प्रदेश थे, जिस पर तुर्की के राजा ने अपना नियंत्रण स्थापित कर रखा था, उनको तुर्की के नियंत्रण से क्या हो गई, मुक्ति मिल गई, वो स्वतंत्र हो गए। और इस युद्ध के पश्चात तुर्की में क्या हो गया था, गणतंत्र की भी स्थापना हो गई थी। अब देखिए, नवंबर 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो तुर्की क्या है, जर्मनी जो धुरी राष्ट्रों वाला गुट था, उसमें मैंने आप लोगों को प्रथम विश्व युद्ध पढ़ाया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि धुरी और मित्र राष्ट्रों में ये युद्ध हुआ था। तो जो तुर्की था वो जर्मनी का पक्ष लेकर जर्मनी की ओर से युद्ध में शामिल हो गया था। ठीक है, जो ब्रिटेन के खिलाफ था। ठीक है, तो ब्रिटेन ने तुर्क साम्राज्य और मिस्र के जो संबंध थे उनका अंत करके मिस्र पर अब पूर्ण रूप से ब्रिटेन का संरक्षण स्थापित हो गया था। ठीक है, अब क्या किया, ब्रिटेन ने मिस्र के लोगों की एक श्रमिक सेना बनाई जिसका कार्य क्या था, फिलिस्तीन और सीरिया के क्षेत्र में रसद पहुंचाना था। और इसने क्या किया, तुर्की के जितने भी सैनिक थे, तुर्की में जितने भी उपज थी, जितना भी संसाधन था, ब्रिटेन ने उसका प्रयोग युद्ध में किया। ठीक है, इस बात से मिस्र के लोगों में बहुत ज्यादा असंतोष फैल गया। उन्होंने क्या कर दिया, राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ कर दिया, जिसका एक उद्देश्य था, इस राष्ट्रीय आंदोलन का, ब्रिटेन के प्रभाव से मिस्र को क्या करना, मुक्त करवाना। ब्रिटेन ने क्या कहा था कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं। तो मिस्र के निवासी अनुभव करते थे कि अगर ब्रिटेन के लोगों का उद्देश्य है लोकतंत्र की रक्षा करना है तो सबसे पहले स्वतंत्रता हमें मिलनी चाहिए, है ना। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, मिस्र के लोगों ने जुगल पाशा के नेतृत्व में राष्ट्रीय दल का गठन किया और इस राष्ट्रीय दल को वफद उल
मिश्री के नाम से भी जाना जाता है। और इस दल का नेता कौन था? जुगल पाशा। जुगल पाशा ने क्या किया? मिस्र के स्वयं सेवकों का एक दल संगठित किया। इस दल ने क्या किया? जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन पर हमले करने शुरू कर दिए। ये मानते हैं कि जुगल पाशा के नेतृत्व में ये जो दल संगठित हुआ था, इस दल को ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन इससे ये बात स्पष्ट हो गई थी कि अब मिस्र के लोग ब्रिटेन के आधिपत्य में नहीं रह सकते। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। इसके पश्चात क्या हुआ वो हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।